डॉक्टर मुख्तार अहमद मलिक साहब। जनाब स्पीकर, तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ये चौथा बजट जो 4 वज़रा खजाना के बदलने के बावजूद भी पाकिस्तान को वहां नहीं पहुंचा सका और कोसों दूर है जहां 2018 में पाकिस्तान था। आज पाकिस्तान का एक आम आदमी सोचता है कि वो क्या वजह बनी कि 2 सालों में 5.5% से तरक्की करने वाला ये मुल्क नेगेटिव ग्रोथ में चला गया। जनाब स्पीकर, आज पाकिस्तान का किसान सोचता है कि वो क्या वजह बनी कि जब वो पूरे मुल्क का पेट भरता था और आज वो फाका ज़दा है, जब उसका अनाज ना सिर्फ एक्सपोर्ट होता था बल्कि यहाँ के लोगों के लिए भी सरप्लस होता था और आज उसके इस मुल्क का पेट भरने के लिए वही अनाज को इंपोर्ट किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, इंडस्ट्री और बिजनेसमैन जो रोजगार मुहैया कर रहे थे, आज वहां पे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इसकी क्या वजह बनी? जनाब स्पीकर, बिजली के नर्ख तो 100% बढ़े लेकिन साथ ही सर्कुलर डेट 150% बढ़ा। उसकी क्या वजह थी? जनाब स्पीकर, ऐसा क्या हुआ कि FPR ने अपने टैक्सों में तो लातदार इजाफा किया लेकिन अपनी कलेक्शन में कोई खातिर ख्वाह इजाफा ना कर सके? जब इन वजूहात को गौर करना शुरू करते हैं तो जो पहली रीजन मेरे जहन में आती है जनाब स्पीकर, वो इस हुकूमत की सोच है। जनाब स्पीकर, जब इमरान खान को प्राइम मिनिस्टरशिप अता हुई तो उन्होंने यही समझा कि वो आस्ताने आलिया पाकिस्तान के सजादा नशीन बन गए हैं और उन्होंने उसी तरीके से सोचा कि 200 माशी माहिरीन आके 200 अरब डॉलर का चढ़ावा चढ़ाएंगे, 100 अरब डॉलर मैं किसी के मुंह पे मारूंगा, बाकी 100 अरब डॉलर से पाकिस्तान चल जाएगा, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। जब ऐसा ना हुआ तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया, टीवी पे रोज भाषण देना शुरू कर दिया कि घबराना नहीं। जब लोगों ने घबराना शुरू किया तो कहा कि दुनिया में तो घबराहट है, सुकून सिर्फ कब्र में है। जनाब स्पीकर, ये हालात, इन हालात को यहां तक पहुंचाने में जनाब स्पीकर इनका बहुत बड़ा हाथ है। अब जब फैज देने की बारी आई तो वो फैज हुकूमतें टारगेटेड सब्सिडीज देती हैं। जनाब इमरान खान साहब ने टारगेटेड फैज बांटा, अपने खास लोगों में, अपने प्यारे तरीन लोगों में वो फैज बांटा गया। उस फैज के अंदर जनाब जहांगीर तरीन से लेके और जनाब उस्मान बुज़दार तक एक लंबी लिस्ट है और जब आम आदमी को फैज देने की बारी आई तो कहा गया तुम्हारे लिए लंगर खाने हैं, तुम जानो लंगर खाने जाने। इस तरीके से जनाब स्पीकर मुल्क नहीं चलते। यहां मैं एक तारीफ करना चाहूंगा जनाब खान साहब की, वन पॉइंट इन विच ही हैज एक्सीडेड हिज एक्सपेक्टेशंस। उन्होंने कंटेनर पे कहा था कि मैं इस कौम से 8,000 अरब इकट्ठा करके दिखाऊंगा। जनाब स्पीकर, आज उन्होंने 10,000 अरब तकरीबन इस कौम की जेबों से निकलवा रहे हैं। 4-4.5 तो टैक्स कलेक्शन में जमा हो रहा है, बाकी 5-5.5 उनके फैज याफ्ता दोस्तों और यारों में बांटा जा रहा है और उनकी जेबों में जा रहा है। जनाब स्पीकर, दूसरी वजह जिसकी वजह से पाकिस्तान आज यहां पे खड़ा है और वो बहुत बड़ी वजह जिसने पाकिस्तान की चूल्हे हिला के रख दी, वो इमरान खान साहब और उनकी टीम के फरमुदात हैं। अगर मैं गिनवाना शुरू करूं तो शायद सारी रात यहां पे गुजर जाए। सबसे पहले आए तो फरमाया कि हम सी पैक को विजिट करेंगे, वो सी पैक जिससे आने वाली नस्लों का, इस मुल्क के फ्यूचर जो था वो वाबस्ता था। सबसे पहले फरमाया कि हम उसको रीविजिट करेंगे और उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसके बाद जनाब स्पीकर उन्होंने कहा कि डॉलर 160-80 तक जाएगा और पूरे मुल्क में एक बेयकीनी की सूरत हाल पैदा की और उसकी वजह से फिर बिजनेसमैनों को नैब के हवाले से डराया गया और फिर वक्त आया कि आखिर में एक मास्टर स्ट्रोक यहां से खेला गया कि PIA के तमाम पायलट्स की डिग्रियां जाली हैं और पूरे पाकिस्तान में आज PIA तकरीबन बैन हो चुका हुआ है। ये तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ उन फरमुदात की वजह से हुई है जो खान साहब और उनकी टीम ने यहां पे की है। जनाब स्पीकर, हमें कुछ सोचना पड़ेगा। जब हुक्मरान तबका अपने मुंह से कोई बात निकालता है या कोई एक्शन लेता है तो उनके रिपरकशंस होते हैं और वो रिपरकशंस एक आम आदमी झेलता है। अगर आज भी हुक्मरान तबके को समझ ना आई कि उनके कहे हुए अल्फाज और उनके हर एक्शन का जो खमियाजा है वो आम आवाम को भुगतना पड़ेगा, तो मैं नहीं समझता कि आने वाले दिनों में भी कोई बेहतरी आएगी। जनाब स्पीकर, अगर हम दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों को देखें, हम अपने ब्रादर इस्लामी मुल्कों को ही देखें, टर्की, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इवन इंडोनेशिया,
उनकी तरक्की के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर दुनिया के किसी मुल्क ने तरक्की नहीं की। अगर तरक्की करनी है तो उसका पहला जीना उस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना जरूरी है। आपको समझना होगा खान साहब कि अपनी अना की जाती तस्कीन की भेंट आप 22 करोड़ अवाम को चढ़ा रहे हैं। अगर आपने इसी तरीके से इस मुल्क को चलाना है, क्या हमने बदले लेने हैं और इस तरीके से इस हाउस को तमाशा बनाना है, तो आप यकीन करें जो नेगेटिव सेंटीमेंट इस मुल्क इस हाउस से पूरी दुनिया में जा रहा है, एफडीआई तो एक तरफ, लोकल बिजनेसमैन भी इस मुल्क में इन्वेस्ट करना छोड़ देंगे। इसके लिए अपनी इस तर्ज हुक्मरानी को बदलें। जनाब स्पीकर, फिर करप्शन पे बात करते हैं। करप्शन का खात्मा करने का दावा करके ये उन्होंने अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप ली। आज मैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स पे नहीं जाता, मैं दूसरी किसी इंटरनेशनल एजेंसी की रिपोर्ट्स पे नहीं जाता, एक आम पाकिस्तानी जिसका ताल्लुक पंजाब से है। आज पंजाब के हालात ये हैं कि पंजाब के अंदर डीसी और डीपीओ के ओहदों की मंडी लगी हुई है। आज ये हालात है कि उस्मान बुज़दार और उसके टीके जो है पूरे पंजाब के तुलो अर्ज में फैले हुए हैं और इस चीज का कोई ख्याल नहीं आ रहा। यहाँ इस्लामाबाद जहां से गवर्न किया जा रहा है पंजाब को, कि वहां पे पंजाब में क्या आम आदमी की जिंदगी किस तरह गुजर रही है। अगर आपने करप्शन खत्म करनी है तो सबसे पहले अपने दाएं और बाएं लोगों को देखें। अफसोस की बात जनाब स्पीकर ये आती है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात होती है, रातों रात ऑर्डिनेंस आ जाता है। कभी इस चीज के बारे में भी सोचा है हुकूमत ने कि वो इस चीज के बारे में ऑर्डिनेंस क्यों नहीं लाते कि किस तरीके से हमने पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस में पॉलिटिकल जो करप्ट प्रैक्टिसेस है उनको किस तरीके से हमने खत्म करना है। उसके बारे में तो आज तक कोई बात नहीं हुई। उसके बारे में तो कभी इन्होंने नहीं कहा कि ये ऑर्डिनेंस हम लेकर आए हैं कि पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस के अंदर हमने नहीं होने देनी करप्शन। फिर ये बलडोज किया जाता है यहाँ पे बिल, उसके बारे में अपना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में और 21 और बिल। कभी इसके बारे में सोचा कि हमारी गरीब अवाम 22 करोड़ अवाम दुनिया का सबसे महंगा जुडिशियल सिस्टम अफोर्ड कर रही है और उस जुडिशियल सिस्टम के दरवाजे इंसाफ के लिए 365 में से सिर्फ 150 दिन खुले होते हैं। जनाब स्पीकर, कभी इसके बारे में सोचा इस हुक्मरान तबके ने कि बाकी 210 दिन उनके लिए इंसाफ के दरवाजे क्यों बंद होते हैं? ये शर्म की बात है हमारे लिए, इस तरफ बैठे हुए वालों के लिए भी और उस तरफ बैठे हुए वालों के लिए भी। और उनको सोचना चाहिए इस बात के बारे में कि क्यों जो सबसे पहला बुनियादी हक है और जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हमारे तमाम जितने आज तक हुक्मरान मुसलमान आए उन्होंने सबसे पहला जिस चीज पे एम्फेसाइज किया वो इंसाफ की फरामी थी। और आज हम इस महंगे तरीन जुडिशियल सिस्टम को अफोर्ड करने के बावजूद इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के 128 मुल्कों में से 120वें नंबर पे हैं। इसके बारे में हमने कभी नहीं सोचना क्योंकि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स शायद ज्यादा जरूरी हैं। जनाब स्पीकर, सबसे बड़ी खयानत पब्लिक मनी के साथ जो हो रही है वो पीएसडीपी यूटिलाइजेशन के अंदर हो रही है। PC1 से लेकर PC4 तक करप्शन की वो लाजवाल दास्तानें लिखी जा रही हैं जिसके बारे में हमारे शर शर्म से झुक जाने चाहिए। आज तक कोई ऐसा बिल, कोई ऐसा कदम, कोई ऐसा चेंज इन रूल्स एंड प्रोसीजर्स आया है कि उसको किसी तरीके से खत्म किया जाए? नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर उस बहती गंगा के अंदर खुद अपने हाथ धो रहे हैं। जनाब स्पीकर, अगर हमने इस मुल्क में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल अचीव करना है तो उसका एक ही तरीका है। उसका तरीका पहला जीना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। जब तक इस मुल्क को पॉलिटिकल स्टेबल नहीं करेंगे ये मुल्क नहीं चलेगा। जब तक हमें ये एहसास नहीं होगा कि हम लोगों ने इस मुल्क के आने वाली नस्लों के लिए कोई बेहतर काम करने हैं, उसके लिए जब तक अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग नहीं करना तब तक ये मुल्क बेहतर नहीं होगा। ये जो तरक्कियां ये जो कहते हैं, वर्ल्ड बैंक कहता है 2% है, ये कहते हैं 4% है, वो 4% छोड़ के 8% दावा करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरे लीडर ने जो पहले दिन बात की थी कि जेब अगर अवाम की खाली है तो ये बजट जैली है। जनाब स्पीकर, इस चीज को समझना होगा हमें कि अगर हमने इस मुल्क की तरक्की के अंदर प्रॉपर तरीके से आगे चलना है तो उसके लिए हमें अपने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बहुत सख्त जरूरत है। वाइंड अप प्लीज। जनाब स्पीकर, इसके बाद मैं अपने हल्के के चंद मसाइल के बस आखिरी 2 मिनट जनाब, इसके बाद मैं अपने हल्के के हवाले से जनाब स्पीकर, पिछले 2 बजट तकरीरों के अंदर मैंने यहाँ पे अपने हल्के का एक बहुत बड़ा इशू उठाया, कुफर टूटा आखिर खुदा करके, और सालम से लेकर सरगोदा की ड्यूल कैरिज वे मंजूर हुई, इस पीएसडी पे आया, लेकिन उसके साथ जुल्म आगे से क्या हुआ
कि उस ड्यूल कैरेज वे के अंदर उन्होंने फेडरल कंपोनेंट तो थोड़ा सा रख दिया और बाकी कहा कि प्रोविंशियल कंपोनेंट से पूरा होगा। इस तरीके से वो सड़क साला साल मुकम्मल नहीं होगी। मेरी रिक्वेस्ट है, इस्तदा है आपके जरिए कि उस पूरे को फेडरल ही टेकअप करे और फेडरल पीएसडीपी से पूरी सड़क मंजूर कराई जाए। दूसरा, पंजाब के अंदर नए अजला की जो है बुनियाद के बारे में बातें की जा रही हैं कि नए अजला बन रहे हैं। इस हाउस के जरिए स्पीकर, मैं पंजाब गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूं, अगर पूरे पंजाब में किसी को जिला बनने का हक है तो वो भलवाल को है। अगर भलवाल को मिस आउट किया गया तो हम भी वहां से ना मोटरवे गुजरने देंगे, ना मोटरवे की और कोई ट्रैफिक वहां से गुजरने देंगे। भलवाल को जिला बनाया जाएगा तो बाकी जिले बनेंगे। अगर भलवाल को मिस किया गया, हर फोरम पे हम एहतजाज करेंगे। जनाब स्पीकर, भलवाल शहर में ना सिर्फ ग्रिड स्टेशन की कमी है, बल्कि वहां पे एक टेक्सटाइल मिल है, एक शुगर इंडस्ट्री है, उसके अलावा नूरपुर डेयरीज है और वहां पे काफी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है और वहां पे अभी तक कोई ग्रिड स्टेशन नहीं है और आम शहरी उसका बहुत बुरे तरीके से मुतासर हो रहा है। इसको अपने नेक्स्ट पीएसडी बल्कि इसी साल किसी तरीके से अपने उसके अंदर वापडा के अंदर शामिल किया जाए ताकि ये सारी चीजें हों। आखिर में मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगले बजट के अंदर शायद आने वाले हालात इस मुल्क के बेहतर हों। बहुत शुक्रिया जनाब। जी शुक्रिया डॉक्टर मुख्तार साहब।